इट वॉज अ यूट्यूब वीडियो जिसमें एक लड़की ने गुजरात में शी वॉज कमिटिंग सुसाइड ऑन कैमरा। उसने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसकी शादी हुई थी 11 महीने पहले और 2 महीने में उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया था ये कह के आई डोंट लव यू। एक मूवी आई थी टेबल नंबर 21। वो मूवी बिल्कुल फ्लिप कर देती है दिमाग को। यस यस आई रिमेंबर दैट मूवी नाउ। ये नींद जो पे जाता बुलिंग है। वाला केस है ना, ये अभी रिसेंटली पुणे में हुआ था। एक बच्चा हेयर कट करवा के आया और बस कॉलेज में एंटर किया तो बस मजाक उड़ाने लग गए लड़के। आफ्टरनून में लंच के टाइम पे वॉशरूम गया और उसी वॉशरूम की खिड़की से कूद गया। वो सच्चा प्यार सिर्फ बच्चे के साथ होता है और अगर वो चला जाता है तो पेरेंट्स की लाइफ भी वहीं खत्म है। तो आप एक जना सुसाइड नहीं कर रहा है, एक्चुअली 3 लोग एक साथ सुसाइड कर रहे हैं। आपके माँ बाप आपके साथ मरते हैं क्योंकि यू आर नॉट ओनली कमिटिंग सुसाइड, यू आर ऑल्सो कमिटिंग मर्डर, है ना। लड़कों को तो ये मिथ बनाया हुआ है ना कि लड़के रो नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात तो लड़कों को प्रोसेस करना नहीं आता है, एक्सप्रेस करना नहीं आता है। लड़के बहुत प्रोसेस करेंगे ना तो गालियों में प्रोसेस करेंगे, है ना। अगर बहुत ज्यादा इमोशन आ गया ना, गुस्से में भी गालियां, प्यार में भी गालियां। हर किसी ने जिसने स्ट्रगल देखी है ना, वो आज के टाइम में खड़ा है अपने पैरों पर। बिल्कुल बिल्कुल। उस स्ट्रगल को उसने सरपास करा तभी खड़ा है। जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम बच्चों को हम स्ट्रगल करें, बच्चों को हम तकलीफ ना होने दें, वो एक्चुअली बच्चों के लिए बुरा कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं एलिमनी करूं तो एक डर बना हुआ है ना समाज में इस चीज को लेकर। आप जो डर रहे हो ना, वो डरने वाली बात है। लुक एट द फैक्ट्स। फैक्ट्स ये है कि लास्ट 100 डेज में 120 men have committed suicide due to the harassment of alimony। जैसे एक मूवी आई थी एक विलन, वो सिर्फ अपनी वाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि दूसरी लड़कियों को मारना शुरू कर देता है। मुझे ऐसा लगता है अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर आप लड़ रहे हो, तो मैं इसको मानती हूँ कि शादी में बहुत अच्छा है, हेल्दी है। लड़कियों को लगने लगा क्योंकि आज़ादी उनको कभी मिली नहीं, तो उनको ये लगने लगा कि अब पैसा ही एक आज़ादी है और पैसा अगर कमा के मिले तो काम कर लो और अगर नहीं मिले तो किसी से ले लो। सो वेलकम मिताली मैम, वेलकम टू माय शो ऑन एयर विद कुणाल। आई एम वेरी मच प्लेजर्ड कि मैंने आपको इनवाइट करा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप जो चीज़ें करते हो सोसाइटी के लिए दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और इसके बारे में बात करना, अपनी ऑडियंस को बताना, ये मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। सो दैट इज़ वाई हम डायरेक्टली अब स्टार्ट करते हैं सीधा। प्लीज़ टेल माय ऑडियंस कि आपका जो आप फाउंडर लाइफ सूत्रा के, उसके बारे में, एंड व्हाट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ सुसाइड फ्री इंडिया। So first of all, thank you, Kunal. It's my first time on air with Kunal. So Thank you so much, ma'am. I'm very very excited and जब भी लाइफ सूत्रा के बारे में मुझे कोई पूछता है तो I just want to understand life। ये मेरा पैशन है और लाइफ सूत्रा का मतलब ही है टू अंडरस्टैंड द सूत्राज ऑफ लाइफ, है ना। और लाइफ में बहुत सारे फैसेट्स होते हैं और हम क्योंकि मैं अकल्ट साइंसेस में भी बिलीव करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी अबाउट हाउ माइंड वर्क्स, हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ये एक क्यूरोसिटी जैसी थी एज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ मुझे चाहिए था कि मैं सब कुछ सीखूँ और मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स को, सूत्रास को सीखना चाहते हैं। तो लाइफ सूत्रा इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन, जहाँ पर हमारे पास कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तु एक्सपर्ट है, NLP प्रैक्टिशनर्स है, अंडर वन अम्ब्रेला। सो वी प्रोवाइड ऑल द ट्रेनिंग दैट इज़ रिलेटेड टू लाइफ। So that is my company, Life Sutra, and Suicide Free India is my personal mission to make India a suicide-free country. The reason why Suicide Free India was formed was ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था मेरा सुसाइड के साथ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इवन तो हर फैमिली में कोई ना कोई सुसाइड से डेथ होती है, हर कोई की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है। बट जब मेरी लाइफ में सुसाइड फ्री इंडिया वाला मिशन आया तब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। आई डोंट इवन नो कि वाई दिस हैपेंड टू मी, बिकॉज इट स्टार्टेड विद जस्ट वन वीडियो। जैसे हम नॉर्मली एक दूसरे को रील्स फॉरवर्ड करते हैं, फ्रेंड्स, राइट। सो आई वाज डूइंग माय कोर्स एज अ लाइफ कोच, आई वाज डूइंग माय सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, और मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर थे जो हम साथ में करते हैं। तो एक पार्टनर होता है आपका जब लाइफ कोचिंग आप सीख रहे होते हो। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया ऐसे ही, है ना। एंड इट वाज अ यूट्यूब वीडियो और वो न्यूज़ का वीडियो था जिसमें एक लड़की ने गुजरात में शी वाज कमिटिंग सुसाइड ऑन कैमरा। उसकी रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो जस्ट बिफोर सुसाइड वो वीडियो उसने रिकॉर्ड किया था। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने उस वीडियो को कवर किया था। मुस्लिम लड़की थी और मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो हिंदू थी मुस्लिम थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी वॉज वर्किंग इन ICICI बैंक, वेल एजुकेटेड, बहुत ही अच्छी बच्ची, अपने फादर की लाडली,
इकलौती लड़की थी और छोटा भाई था जो बहुत छोटा था, 10 साल का डिफरेंस था। और कैमरे, उसने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसकी शादी हुई थी 11 महीने पहले और 2 महीने में उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया था, ये कह के आई डोंट लव यू, सो मुझे तलाक चाहिए। और वो उस सुसाइड वाले दिन उससे भीख मांगने गई थी कि यू नो प्लीज़ मत तोड़ो शादी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो और अगर तुम नहीं रखोगे शादी तो मैं मर जाऊँगी, आई विल कमिट सुसाइड। तो उस लड़के ने बोला था कि अगर तुम्हें सुसाइड करना है ना तो वीडियो बना के जाना जिससे नोबडी शुड ब्लेम मी। तो वो वीडियो उसको बचाने के लिए उसने बनाया था एंड देन शी कमिटेड सुसाइड। और सुसाइड करने से पहले उसने अपने फादर को फ़ोन किया था और वो मेरे लिए बहुत मोस्ट पेनफुल पार्ट था क्योंकि उसके फादर वॉज बेगिंग कि मतलब उसने फादर मदर ने कोई कमी नहीं रखी थी उसको पालने में, और वो 11 महीने की शादी की वजह से यू आर कमिटिंग सुसाइड। उसके फादर रो के चिल्ला के गिड़गिड़ा के भीख मांग रहे थे कि तुम सुसाइड मत करो, फिर भी उसने कर लिया। और पता नहीं उस वीडियो में ऐसा क्या था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ लाइफ सूत्रास के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, एंग्जाइटी को कैसे दूर किया जाता है, डिप्रेशन के लिए कौन सी थेरेपीज होती है, इतनी स्टडीज़ कर रही हूँ मैं। अगर मुझे इस लड़की के साथ 10 मिनट मिल गया होता तो मैं ये सुसाइड का भूत निकाल सकती थी उसके दिमाग से, मैं इसको बचा सकती थी। तो मैं इतनी सारी डिग्रीज लेकर, इतने सर्टिफिकेशन करके, 16 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस लेके, 23 कंट्रीज में ट्रैवल करके, इतना बड़ा दुनिया में सब कुछ करने के बाद भी मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ, और जबकि देश के बच्चे यूं ही मर रहे हैं। अगर उसके पास एक जना भी होता जिसको वो कॉल करके बात कर लेती 10 मिनट तो उसको बचाया जा सकता था। इट इज़ अ लॉस फॉर अ कंट्री अगर आपके यंग लोग इस तरह सुसाइड कर रहे हैं फॉर स्टूपिड रीजन। दिल तो टूटना कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है यार लाइफ में, इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम है दुनिया में। और अगर आप ये हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो अगर उसमें आपको मदद की ज़रूरत है, और अगर मदद अवेलेबल हो तो कितना बढ़िया रहेगा। और मुझे लगा कि अगर आप कैंसर से मर जाओ ठीक है, कोई बड़ी बीमारी से मर जाओ ठीक है, लेकिन सुसाइड से बच्चे नहीं मरने चाहिए। एंड राइट नाउ द रेट ऑफ सुसाइड इज सो हाई इन इंडिया। 13,000 people are committing, students I'm talking about, students below the age of 20 are committing suicide every single year, which comes to approximately 1 or 2 child every hour. हर एक घंटे में, every hour we are इंडिया की, सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। और ये सिर्फ बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े को अगर कैलकुलेट करेंगे तो और ज़्यादा होगा। उसमें भी मेन का परसेंटेज ज़्यादा है, विमेन का कम है, लेकिन स्टूडेंट का परसेंटेज बहुत हाई है। और सबसे बुरी बात है कि इतने छोटे बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं है, कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है, 9 से लेकर 12th के बीच के बच्चे। और एक बच्ची का लेटर तो मैंने अपने सुसाइड फ्री इंडिया के उसमें पोस्ट किया था, वेयर शी हैड रिटन सॉरी पापा मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज शी थॉट कि वो फेल होने वाली है, बस इसलिए सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत पेनफुल था मेरे लिए, और मुझे लगता है कि शायद मुझे ही चूज़ किया था यूनिवर्स ने कि इसके बारे में कुछ करना है, क्योंकि रात भर में वो वीडियो लूप में देखती रही, एक न्यूज़ चैनल से दूसरे न्यूज़ चैनल तक। मुझे सब कुछ जानना था, क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्यों हुआ, और क्यों, किस कुछ हो क्यों नहीं पाया, इसको रोक क्यों नहीं पाए, उसके पेरेंट्स क्यों नहीं रोक पाए, उसकी फ्रेंड क्यों नहीं रोक पाई, क्यों ये हुआ। और जब मुझे लगा कि नहीं, नोबडी इज़ डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, तो मुझे लगा कि किसी को तो बात करनी पड़ेगी। और जब सुसाइड के बारे में बात करो लोगों को पसंद नहीं आता, लोगों को लगता है कि सुसाइड के बारे में ज़्यादा बात करो ना, ज़्यादा लोग सुसाइडल हो जाएंगे। इतने सारे मिथ हैं सुसाइड को लेके, वर्ड यूज़ नहीं करने दे रहे हैं। जब मैंने टेडेक्स टॉक किया था तब भी उन्होंने बोला था मैम ये वर्ड यूज़ मत करो, टॉक बैन हो जाएगा। मैंने बोला अगर मैं टेडेक्स दूंगी तो मैं इसी शर्त पे दूंगी कि मैं इसी के बारे में बात करूंगी। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके भी जहाँ पर 22 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, अगर वहाँ पर भी मैंने इस बारे में बात नहीं की तो फिर पॉइंट ही क्या है यहाँ आने का, राइट? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस अगर मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इसके बारे में बात ना करूँ। तो मुझे तो करनी है, आप भले बैन कर, तो उन्होंने डिस्क्लेमर लगा के बैन से ही कर रखा है मेरा टॉक, दैट्स फाइन, पर मुझे तो करनी है बात। जहाँ भी मौका मिलेगा आई विल टॉक अबाउट सुसाइड, क्योंकि दिस इज़ माई लाइफ टाइम मिशन। और मुझे ये पता है शायद इस ज़िंदगी में पूरा भी नहीं होगा, पर एटलीस्ट किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। नहीं मैम, होगा, क्यों पूरा नहीं होगा। इनिशिएटिव हर कोई नहीं लेता मैम। मेरा सिंपल सीधा यही मानना है कि अगर हर कोई इनिशिएटिव लेने लग गया ना तो दुनिया ही पलट जाएगी। सुसाइडल थॉट्स हर किसी के जीवन में एक बार ही आते हैं, डेफिनेट है, 2 बार ही आते हैं, कितनी बार ही आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो
कितने ट्रॉमा से गुजरा है कि वो बार बार उसको हिट कर रहा है. डिपेंड करता है कि वो अब किस सराउंडिंग में उसको लोग पैम्परिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं, या फिर सिर्फ बुलिंग करते हैं. एक बच्चा अगर, एक मूवी आई थी टेबल नंबर 21, अगर आपने देखी हो तो शायद मैंने, दैट इज कि वो मूवी बिल्कुल फ्लिप कर देती है दिमाग को. यस यस, आई रिमेम्बर दैट मूवी नाउ. एक कपल जो हनीमून पे जाता है. ये जो बुलिंग वाला केस है ना, ये अभी रिसेंटली पुणे में भी हुआ था. एक बच्चा हेयर कट करवा के आया, ओके, आया और बस कॉलेज में एंटर किया तो बस मजाक उड़ाने लग गए लड़के तो मजाक उड़ाते ही हैं. वो मतलब पूरा दिन उसका ऐसे ही रहा. वो आफ्टरनून में लंच के टाइम पे वॉशरूम गया, मेंस वॉशरूम, और उसी वॉशरूम की खिड़की से कूद गया वो. नाउ पीपल आर सेइंग कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हेयर कट, बट इट इज ऑल्सो बिकॉज क्या होता है ना, लड़के हेयर कट को लेके गे बुलाने लगते हैं, है ना. दे मेक फन ऑफ योर सेक्सुअलिटी. और वो जो एज होती है वो इतनी नाजुक एज है जहाँ पर आपको खुद की सेक्सुअलिटी के बारे में अभी नॉलेज नहीं है. आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो अभी आपको खुद ही नहीं पता है. जो टीनेज वाला ईयर होता है, वाई टीनेज में लोग इतना ज़्यादा रिबेल करते हैं, पेरेंट्स के अगेंस्ट क्यों जाते हैं, पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप से नफरत कर रहा होता है. बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, यू आर नॉट लाइकिंग योरसेल्फ. हर चीज से आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है. प्लस 11th-12th वाला टाइम है, मतलब करियर डिसीजन वाला टाइम है, और इसलिए बच्चे रिबेल और चिड़चिड़े हो जाते हैं. उसी बीच में अगर कोई आपकी सेक्सुअलिटी के ऊपर कमेंट करने लगे तो इट कैन बिकम अ बिग डील. और अगर वो लॉन्ग पीरियड से वो अब्यूज चल रहा है, बुलिंग वाला, तो फिर आपको एक पॉइंट पे ले आ सकता है जहां पर आपको अपने इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है. क्योंकि देयर इज अ साइंस बिहाइंड सुसाइड. सुसाइड जब इंसान करता है, वो द पर्सन बिकम्स लाइक अ रोबोट, क्योंकि आपका एक ब्रेन का पार्ट है विच बिकम्स इतना ज़्यादा ट्रोमैटिक हो जाता है वो, कि वो काम करना बंद हो जाता है. तो कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब आपका कॉग्निटिव ब्रेन जो है, जो डिसीजन सही और गलत का फैसला लेता है, कोई भी चीज़, ग्लास उठाना है कि नहीं, गर्म है कि ठंडा है, ये जो डिसीजन हम लेते हैं, ये ब्रेन का जो पार्ट लेता है, वो इमोशनल डिस्ट्रेस के टाइम कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है. इमेजिन करिए कि आपके पास वो पावर ही नहीं है कि गरम ठंडा, सही गलत, नस काटू नहीं काटू, मम्मी का क्या होगा, पापा का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा, ये सारी सोचने की शक्ति खत्म है, 100% डेड है. तो फिर ऐसा इंसान को अपने आप को हर्ट करने में भी हर्ट नहीं होता, क्योंकि उसको वो डिसीजन मेकिंग पावर ही खत्म हो चुकी है. अब वो कुछ भी कर सकता है. अब उसको लग रहा है हेयर कट के लिए गे बोलने की वजह से मेरा मर जाना सही है. उसको ये लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि इमोशनल ब्रेन इज वर्किंग, इंटेलिजेंस ब्रेन इज नॉट वर्किंग, कॉग्निटिव स्किल इज डेड. अब लोग सोचते हैं, पेरेंट्स ये सोचते हैं, उसने ऐसा कैसे कर लिया, उसने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि वो नहीं सोच पा रहा था, इसीलिए तो उसको मदद की जरूरत है. क्योंकि, और मैं ये भी कहती हूँ कि सुसाइड ऐसी चीज है जो आपके आसपास के 5 लोग ही आपको बचा सकते हैं. बिल्कुल. दिल्ली में बैठी हुई मिताली मैम नहीं बचा सकती. दैट्स व्हाई वी डू अ ट्रेनिंग फॉर सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर. और मैं इवेंचुअली, मेरा टोल फ्री नंबर नहीं है हमारा, मतलब इवन दो वी हैव नंबर्स फॉर काउंसलिंग, वी डोंट हैव अ टोल फ्री नंबर, क्योंकि टोल फ्री नंबर से सुसाइड नहीं प्रिवेंशन होती. सुसाइड प्रिवेंशन तभी होती है कि अगर आपके आसपास ऐसे 5 लोग हो जिनको सुसाइड के साइंस रीड करना आता है, वही आपकी काउंसलिंग करके आपको बचा सकते हैं. उसकी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं सुसाइड फ्री इंडिया में, विच इज WHO सर्टिफाइड. We provide a WHO certified training so that you can read the signs, and आप किसी को मत बचाओ, अपने आसपास के 5 लोगों को बचा लो बस. That's why सुसाइड फ्री इंडिया, जैसे पोलियो फ्री इंडिया हुआ, वैसे ही सुसाइड को मैं डिजीज की तरह देखती हूँ जिसको क्योर किया जा सकता है अगर हर किसी को ट्रेनिंग दी जाए. पोलियो के ड्रॉप्स का आपने देखा है, हर थोड़े दिन में आपके घर में बच्चा छोटा हो या ना हो, कोई आ जाएगा आपके घर में, छोटा बच्चा है, ड्रॉप्स देने के लिए. मैंने बोला मेरे बच्चे को ड्रॉप्स हो चुके हैं, नहीं फिर भी यू नो हम करना चाहते हैं ये, और वे वो टिक करते रहते हैं, वो आते रहते हैं जब तक उनको ये श्योर नहीं होता कि इनके घर में अब कोई बच्चा नहीं है जिसको ड्रॉप्स की ज़रूरत है. तो वैसे ही करना है सुसाइड के लिए, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि आपके आसपास हर कोई अवेयर हो कि इसको साइंस, ये साइंस दिखा रहा है. कल एक मेरी स्टूडेंट है जिसको मैंने काउंसलर ट्रेनिंग दी थी लास्ट वीक, उसका फ़ोन आया कि उसके वो हॉस्टल में रहती है जयपुर में, और 12th की बच्ची है, और सारे बच्चे ही ट्रेनिंग ले रहे हैं बाय द वे, 9 से 12th वाले, और मैं बहुत खुश हूँ. और जो हॉस्टल में रह रहा है बच्चा, वो लड़की आसपास के साइंस रीड कर सकती है. उसने बताया कि मैम एक लड़की है और वो अभी तो उसको कुछ ऐसा सुसाइडल वाला वो टेंडेंसीज नहीं कर रही, पर वो अपने आप को काटती रहती है, कुछ भी चीज़ से ना अपने आप को हर्ट करने की प्रोसेस शुरू हो गई है उसकी. और आपने ट्रेनिंग में बताया था कि सेल्फ हार्म अगर स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ
साइन दैट Sign. दिस पर्सन कैन हर्ट देमसेल्व्स, इनका ब्रेन काम करना बंद हो गया कॉग्निटिव। तो उसने बोला कि मैम आपसे काउंसलिंग करवानी है। मैंने बोला तुमको मैंने स्किल किया है, तुम कर सकती हो काउंसलिंग। तो उसने बोला हाँ मैम मैं कर सकती हूँ, मैंने आप फर्स्ट लेवल की कर दी, आप सेकंड लेवल की आप कर दो। तो उसको मैंने अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। तो अगर वो रीड नहीं करती तो वो बच्ची मेरे पास आएगी कैसे? वो 12th की बच्ची जो जयपुर में बैठी है उसको मेरे बारे में कैसे पता चलेगा अगर उसके बगल में उसकी रूममेट उसका साइन नहीं रीड कर सकती है? तो हाउ विल वी गेट टू नो? दैट इज़ द ओनली वे टू हेल्प सर्वाइवर्स ऑफ सुसाइड। और ये तो फीमेल्स की बात हुई जो जिसमें तो टेंडेंसीज कम है ना, बिल्कुल। क्योंकि इमोशनल प्रोसेसिंग विमेन का स्ट्रॉन्गर है। लड़कियां रो लेती हैं ना, लड़कियां रो लेती हैं, चिल्ला लेती हैं, बोल लेती हैं, एक्सप्रेस कर लेती हैं, बहुत बातें करती हैं लड़कियां, और वो बातों ही बातों में अपना दर्द निकाल लेती हैं, है ना। लड़कों को तो ये मिथ बनाया हुआ है ना कि लड़के रो नहीं है, सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लड़कों के साथ ये केस है कि पहली बात तो लड़कों को प्रोसेस करना नहीं आता है, एक्सप्रेस करना नहीं आता है। लड़के बहुत प्रोसेस करेंगे ना तो गालियों में प्रोसेस करेंगे, है ना। अगर बहुत ज्यादा इमोशन आ गया ना, गुस्से में भी गालियां, प्यार में भी गालियां, बिकॉज दैट इज द ओनली वे। उनको सिखाया ही नहीं गया कि कैसे अपने इमोशंस को सही तरह से एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि लड़के किससे सीखते हैं? दूसरे लड़कों से ना, बड़े लड़कों से या छोटे लड़कों से, आसपास के लड़कों से। सारे ही लड़के ऐसे ट्रेंड है कि लड़कियां ज्यादा बात करती है, लड़के कम बात करते हैं। लड़का ज्यादा बात करेगा, यार ये तो तू लड़की है क्या इतना बात करता है, तू लड़की है क्या जो रोता है ना। हर छोटी छोटी चीज में क्यों बताते हो? मतलब एक थॉट आ गया मेरे दिमाग में इसी चीज में कि आपने जो बताया है कि हेयर कट के ऊपर बात हुई थी, माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन चीजों के लिए। या तो आप स्टार्टिंग से, अब मैं बुली हुआ हूं भी हूं और मैंने बुली किया भी है। बिल्कुल। मेरा जो चेंजिंग प्रोसेस था वो सिंपल था, और आज भी मैं उसी मोटिव पे चलता हूँ अपनी लाइफ पे। मैं जो पहन रहा हूँ वो मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे सामने वाले की ओपिनियन से मतलब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो मेरे मदर या फादर ना हो, बस। बिल्कुल। मुझे किसी से लेना देना नहीं है कि उसको मेरे पहनावे से कैसा लग रहा है, ना मेरे पहनावे से किसी का घर चल रहा है, ना मेरे पहनावे से कुछ हो रहा है। सो आउटफिट, आपका हेयर स्टाइल, आपकी बियर्ड स्टाइलिंग, ये तो आपकी ग्रूमिंग चीजें होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रूमिंग को आप अगर अपने दिमाग में बिठा लोगे ना, तो आप लाइफ में मेरे हिसाब से सक्सेस ही नहीं पा पाओगे। ये तो प्रॉब्लम ही है ना सोसाइटी का, कि हम अपने से ज्यादा ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचता है। अब मैं अपनी मेड की बात बताती हूँ। मेरी मेड मुझे बता रही थी कि उसकी जब सास बीमार थी तो उनके 1.5 लाख रुपए उनका खर्चा हुआ था। उसकी सास जल गई थी एक साइड से, मतलब एक एक्सीडेंट समझ लो कि वो जल गई थी एक साइड से। तो उनका वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। 1.5 लाख का खर्चा एक मेड के लिए बहुत बड़ा खर्चा है। और उसके हस्बैंड ने अपनी जॉब छोड़ दी थी कि अपनी माँ की सेवा करेंगे गांव जाके। तो ये यहाँ पर मेड की काम करके, मतलब 10 लोग घर में काम करके पैसा कमा रही थी अपने पति को भेजने के लिए कि सास का इलाज हो सके, लेकिन सास नहीं बच पाई। तो जब ये वापस गांव गई सास की डेथ के बाद, तो पूरे लोग, पूरी सोसाइटी इसको ताना मार रहे थे कि देखो सास के मरने के बाद आई है, जबकि वही बहू थी जो कमा के सास की खर्चा चला रही थी। हस्बैंड तो आ चुका है, और ये लोग तो डेली वाला होता है इनका तो पैसा। तो कहाँ मतलब ये सोसाइटी ऐसी है। तो मैंने उसको यही समझाया, और उसके हस्बैंड ने भी यही समझाया था कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। तुमने अपना कर्म किया, तुमने एक अच्छे कर्म किया, तुमने अपनी सास का खर्चा उठाया है। कौन बहू अपनी सास की इलाज का खर्चा उठाती है? मतलब कितना बड़ा पुण्य का काम है। और वो ऐसे उससे नहीं आती है फेमिनिस्ट और ये सब, उसको डेफिनेशन नहीं पता है। उसके लिए कोई इसका उसको कभी भी जॉब के लिए रेडी नहीं करवाया गया, उसकी एजुकेशन नहीं करवाई गई। वो छोटे घर से है, मगर उसमें उतना दम था कि उसने अपने बलबूते पे अपने पति की माँ का खर्चा उठाया। लेकिन दुनिया को समझ नहीं आया। दुनिया के लिए वो फॉर्मेलिटी करना अच्छा था कि तुम आई क्यों नहीं, तुम सास को देखने आई क्यों नहीं। सो ये सोसाइटी है। सोसाइटी इज, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है फालतू कहेंगे लोगों का काम है फालतू कहना, ठीक है। दे आर नथिंग बट यूजलेस पीपल जो बैठ के गॉसिप कर रहे हैं। आप समझ लो कि उनकी एनर्जी कैसी है, जिनके पास इतनी फुर्सत है कि वो दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दे हैव? नथिंग। दे हैव नो वैल्यू एंड दे हैव कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड इज नथिंग। जो लोग सच में काम कर रहे हैं वो किसी के बारे में गॉसिप नहीं करते। दे आर वेरी वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड। वो अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, अपनी ग्रूमिंग, जैसे आपने कहा सेल्फ लव करते हैं,
अपने आप को प्यार करते हैं, अपने हिसाब से ड्रेसअप होते हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। एंड मैं ऐसे ही लोगों से कनेक्ट भी करती हूँ, चाहे वो मेरी मेड क्यों ना हो। फिर जब एनर्जी की बात होती है ना, लर्निंग बहुत जरूरी होती है। फिर मैं ये नहीं देखती कौन, मैं बहुत सारी अपने सोसाइटी की लेडीज से बात करना पसंद नहीं करती, मैं अपनी मेड से बात करना पसंद करती हूँ। मुझे, मेरे हिसाब से वो कर्म योगी है, और कर्म योगी लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, उसमें फिर पैसा नहीं देखा जाता। बिल्कुल मैम। अब सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ मैम, मैंने भी देखी है एक दो सोसाइटी हमारे आस पड़ोस में, बट उसे देखना ही बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। आप एक परिवार का दर्द नहीं समझ पाओगे, आदमी चाहे उस पर बीती हो तब भी नहीं समझ पाओगे कि उस इंसान का गिल्ट क्या है। बहुत छोटी छोटी चीजों पे ना आजकल लोग बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे सुसाइड करने चले जाते हैं। घर वाले डरे हुए हैं, माँ बाप डरे हुए हैं इन चीजों से। मेरा सिंपल सीधा मोटिव ये है कि जब तक आप सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि ये ऐसे ही हैं, ये मरते दम तक ऐसे ही रहेंगे। हर गली में एक चुगली आंटी पाएगी आपको, हर गली में एक ढोल पाएगा जिसको आप कोई बात बताता है, वो 10 जनों के सामने जाएगा गाएगा। बिल्कुल सही कहा। कट जाओ ना उन लोगों से। अगर आप नेगेटिविटी से नहीं कटोगे तो लाइफ भर नेगेटिव रहोगे। बिल्कुल। अब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादातर, मेरा सिंपल मोटिव है, मैं एक बारी बोलूंगा, 2 बारी बोलूंगा कि तू गलत कर रहा है, मेरे हिसाब से तू गलत कर रहा है, तुझे सही लग रहा है भाई, तेरी लाइफ है, तू जी सकता है, मेरे हिसाब से तू गलत कर रहा है। माने ठीक नहीं माने ठीक, उसकी जिंदगी है। बिल्कुल। बट फिर उस डिसीजन को उन्हें रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि आप इस थॉट तक चले जाओ। मैम, लाइफ जीना और लाइफ में स्ट्रगल करके ऊपर आने में बहुत डिफरेंस होता है। मैं अगर अपने आप से रिलेट करके बताऊं, मैंने लाइफ देखी है मैम। आई यूज्ड टू लिव इन अ 1 रूम होम, मतलब मेरा घर था अच्छा खासा, लेकिन हमने बनाया नहीं था हमारे पास इतना पैसा। आज के टाइम पे चाहे हमने कितनी मेहनत करके बनाया है, आज उसे देख के एक सुकून है, शांति है। अगर उस स्ट्रगल में आदमी टूट जाता और सुसाइड कर लेता तो क्या बचता उस घर में? खंडर को देखने दुनिया नहीं आती, खंडर को देख के दुनिया सिर्फ बातें बनाती है। बिल्कुल सही बात है। और आपने सिर्फ घर नहीं बनाया, आपने खुद को बनाया। खुद को बनाया। जो घर बनते भी हैं, टूटते भी हैं, गाड़ियां आती भी हैं, खोदती भी हैं, चोरी भी होती हैं, मगर उस बीच में जो इंसान बन जाता है ना, बिल्कुल वो ऐसा बन जाता है कि उसको तूफान भी नहीं हिला सकता। और मैं देख के सीखा हूं मैम, मेरी मदर ने जितना स्ट्रगल करा है यहाँ तक लाने के लिए, मैंने वो पूरी जर्नी देखी है। क्योंकि आई एम अ सिंगल चाइल्ड, ये नहीं था कि भाई मेरी बहन हो या भाई हो कि मैं सारी चीजें ना देख पाऊं। मैंने सारी चीजें देखी। मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने भी सारी चीजें देखी है। हर किसी ने जिसने स्ट्रगल देखी है ना, वो आज के टाइम में खड़ा है अपने पैरों पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस स्ट्रगल को उसने सरपास करा तभी खड़ा है। बिल्कुल। और जो स्ट्रगल वाला जोन स्किप कर देता है ना, जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम बच्चों को बड़ा, हम स्ट्रगल करें, बच्चों को हम तकलीफ ना होने दें, वो एक्चुअली बच्चों के लिए बुरा कर रहे हैं। मेरा एक टॉक था स्कूल में, मेरे ही बच्चे के स्कूल में था, और मैंने वहाँ पर ये बोला था कि मेक योर किड्स अनकंफर्टेबल। आपको अनकंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे मेरा बच्चा है, वो ढाबे में खाना उसको पसंद नहीं है कि उसको मक्खी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये समझाओ कि भाई हर जगह तुम्हें सर्वाइव करना आना चाहिए। ये भी गलत नहीं है कि तुम अच्छी जगह खाओ, लेकिन ये भी सही नहीं है कि तुम सिर्फ अच्छी जगह खाओ और तुम सर्वाइव ही ना कर पाओ, कि गांव में जाओ तो तुम जमीन पे ना बैठ पाओ, और अगर एसी नहीं है तो तुम गर्मी बर्दाश्त ना कर पाओ। ये तो सर्वाइवल स्किल्स नहीं है। क्योंकि इन्वायरमेंटल मास्टरी ये कहती है कि इंसान जो कम पढ़ा लिखा है वो भी सर्वाइव कर सकता है, जिसमें कम टैलेंट है वो भी सर्वाइव कर सकता है, अगर उसमें इन्वायरमेंटल मास्टरी हो। इन्वायरमेंटल मास्टरी का मतलब ही यही है कि आप इमोशनली इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल सकते हैं। जैसे मोदी जी हैं, एक जर्नी आप देखो, कहाँ से वो एक एज अ चाय वाला के घर में पैदा हुए, मतलब कितनी डिफिकल्ट जर्नी रही होगी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सच अ ह्यूज कंट्री, है ना। और फिर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बने नहीं, उन्होंने नाम भी किया, तो वो एक जर्नी है। तो वो कितने इमोशनली सोच लेके चले थे ना स्टार्टिंग से। बिल्कुल। कितना फ्लेक्सिबिलिटी उनको रखनी पड़ी होगी कि वो हर जगह वो हो जाते हैं, है ना। कहीं भी जो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं वहाँ पर भी वो इन्वायरमेंटल मास्टरी कर लेते हैं। लैंग्वेज के प्रॉब्लम है फिर भी, हाँ, तो अगर आप उस लेवल पे अपनी इन्वायरमेंटल मास्टरी रखोगे, आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो। और जो कहीं भी सर्वाइव करता है तो उससे सारी दुनिया डरती है।
कि इसका आप क्या ही बिगाड़ लोगे, ये कहीं भी सरवाइव कर लेगा। इसको जमीन उखाड़ के इसको जमीन में फेंक दो, ये वहां से भी सरवाइव कर लेगा, वहां से उग जाएगा ये। तो ऐसी स्किल होनी चाहिए। दैट इज स्किल वही मैम, किसी काम को छोटा बड़ा मत मानो। ना ना ना, नॉट एट ऑल। हमारा मेरे सबसे बड़ी एग्जांपल, मैं एक दोस्त की कंपनी में ज्वाइन करा मैंने, उसने बोला यार मैंने स्टार्ट करी है, मेरे को जरूरत है हायरिंग वगैरह में हेल्प कर दे। मैं कहा भाई मैं ज्वाइन कर लूंगा, मुझे सैलरी दे दे, इतना क्यों है। तो वहां पे हमारा ज्यादा नहीं था, जैसे हमारा एक नॉर्मल एक फ्लोर है छोटा सा, वही था। अब सिर्फ उसके पैसे, उसने बोला यार पैसे दे देते हैं, पीवीसी लगवा देते हैं। मगर तू पीवीसी ला, मैं लगाऊंगा इसको, पैसे क्यों दे रहा है, मैं ज्यादा तुझे है, तू भाई मुझे बढ़िया खाना खिला दे एक जगह ले जाके, तू 10.5 रुपए भी देगा मेरे को, मेरे लिए वो भी ठीक है। तू मुझे 10 रुपए देगा मेरे लिए वो भी ठीक है, पर फालतू के पैसे जब तक तू खर्च करना नहीं रोकेगा ना, तब तक तेरी कंपनी नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू आर डेवलपिंग अ स्किल, उस प्रोसेस में आप स्किल डेवलप कर रहे हो। घर वाले कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ काम आता था तो तुम जिंदगी भर भूखे नहीं मरोगे। बिल्कुल सही बात है। जिसको काम करना आता है वो कभी भूखे नहीं रह सकता, प्लस वो कहीं भी सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर आपने इतना किसी को कंफर्ट जोन में डाल दिया, तभी तो कंफर्ट जोन के चक्कर में आप देखो हाउसवाइफ जो एलिमनीज की बात कर रहे हैं, उन्होंने जिंदगी कुछ ऐसी हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, ठीक है। अब उनको ये स्किल ही नहीं है कि जब वो डिवोर्स ले भी रही हैं तो वो बाहर जाके क्या करेंगी, वो स्किल ही नहीं है उनके अंदर, ना ही कॉन्फिडेंस है अपनी जीवन को। उसमें क्या होता है, बहुत सारी हाउसवाइफ अब्यूसिव मैरिज में भी रह लेती है, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो बिना इस फिनेंशियल सपोर्ट के बाहर कैसे सर्वाइव करेंगी। वो थप्पड़ खा लेंगी, जूते खा लेंगी, लेकिन फिर भी मैरिज में रहेंगी। ऐसी बहुत सारी औरतें हमने अपने ज़माने में देखी हैं जो अब्यूसिव मैरिज में भी सर्वाइव कर रही थी, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने पैसे, क्योंकि कंफर्ट जोन है ना, घर में रहना है तो कंफर्ट जोन है, बाहर निकल के काम करने में हिम्मत चाहिए, बिल्कुल सोसाइटी के अगेंस्ट जाने में हिम्मत चाहिए। तो वो सर्वाइव कर रही थी, है ना, मतलब कचरे में सर्वाइव कर रही थी, जस्ट बिकॉज कंफर्ट जोन में थी। कंफर्ट जोन बहुत बड़ा किलर है। और ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे टैलेंटेड लोगों को मैं जानती हूँ जो एक छोटी कंपनी में कंफर्ट जोन के चक्कर में वही रह गए, तो इतना टैलेंट होने के बाद भी ग्रो नहीं कर पाया। और जिसमें हिम्मत थी रिस्क लेने की, बाहर जाने की, बाहर पढ़ने की, दूसरी सिटी में अपने, कुछ लोग अपने गाँव से नहीं निकल पाए, ये सोच के कि कंफर्ट है ना, घर का खाना मिलता है भले कम में है, और उनके दोस्त जो निकल गए बाहर वो सर्वाइव कर गए। तो जिसमें हिम्मत होगी थोड़ा सा हट के कुछ करने की, वही दुनिया को बदलते हैं। और ऐसे ही लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चेंज मेकर्स हैं, यही है लोग जो दुनिया बदलेंगे। वो जो अपने कंफर्ट जोन में रह गए ना, वो अपना घर भी नहीं बदल पाएंगे। जिसने बचपन से पैसा देख लिया वो गरीबी नहीं झेल पाएगा, नहीं देख पाएगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। और ऐसे बहुत सारे हार्ड वर्किंग लोगों को मैं जानती हूँ जो पैसा होने के बावजूद भी बहुत हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहे, वो काम के लिए काम कर रहे हैं, काम से प्यार है इसलिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल पैशन है उनका, तो उनको पैसे से कोई मतलब ही नहीं। और वैसे पैसा तो ऐसी चीज है, इट्स एनर्जी, न्यूट्रल एनर्जी है। किसी भी चीज में पैसे डालोगे आप, वो चीज बढ़ जाती है। किसी भी चीज में पैसे का पावर जब जाता है तो वो एग्रीवेट हो जाती है। लेकिन पैशन फिर भी आपका चाहिए। कितने सारा बिजनेस है जिसमें कितना भी पैसा डाल दो वो फ्लॉप ही होना है, क्योंकि उसमें एनर्जी, पैसा कोई ऐसा काम नहीं करता जो आपके एग्जिस्टिंग टैलेंट से ऊपर हो। अगर टैलेंट है और पैसा डाला तो फिर वो पनपने लगता है, लेकिन अगर विदाउट टैलेंट पैसा डाल दिया तो कितना भी पैसा डालो सब डूब जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति में कितने सारे लोगों ने करोड़ों जीते, वो आप उनको 3-4 साल बाद देखो फिर वही जॉब कर रहे हैं, वो करोड़ों का कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि मनी साइकोलॉजी भी ऐसी चीज होती है ना, अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आपके पास करोड़ों रुपए भी आ जाएंगे, कौन बनेगा, उसको भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आदमी ना मैम अपन खड़ा हो गई पैसे कमा सकता है। एक मूवी थी जिसका डायलॉग था कि वर्ल्ड में 75% पानी है, लेकिन एक दिन एक 1.5 आके 20 रुपए की बोतल में डाल के बेच रहा है, तो बेचना आता तो कुछ भी बिकेगा। बिल्कुल टैलेंट वाली बात जो आपने कही। मैम दूसरी बात अगर मैं एलिमनी करूं तो एक डर बना हुआ है ना समाज में इस चीज को लेके। जैसे मेरे घर वाले कहते तू शादी कर ले, ठीक है कर लेंगे, एज हो रही है, बट ये है कि एक डर बना रहता है इंसान को, तो इससे बहुत कम लोग निकल पाए। अब ये एलिमनी हाईलाइट अब जाके हुआ है, हाईलाइटेड नहीं था ये। आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये एलिमनी होता क्या, और अब हर कोई बोलता है कि उसने एलिमनी ले ली, इसने एलिमनी ले ली। लास्ट केस मैंने पहली और आखिरी बार जो सुना था वो टाइगर वुड्स का सुना था, एलिमनी शब्द तब मैंने पहली बार सुना था। अब जाके जब ये सुसाइड्स बढ़ी हैं, राइट, अब जाके जब लोग मतलब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए बेचारे, इतने दब चुके हैं, लोग सिर्फ सुन रहे हैं, रिएक्शन
बहुत कम है उस चीजों पे। तो आप जो डर रहे हो ना, वो डरने वाली बात है। क्यों डरने वाली बात है कि लुक एट द फैक्ट्स ये है कि लास्ट 100 days में 120 men have committed suicide due to the harassment of alimony। 120 people, ये फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। अब इसमें से बहुत सारे अनरिपोर्टेड भी होंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत, ये तो नॉर्मल आप जानते ही हो कि बहुत सारे सुसाइड केस को दबा दिया जाता है ना, कि भाई एक्सीडेंटल डेथ। बट 120 सुसाइड्स हैव बीन रिपोर्टेड बाय द हैरेसमेंट ऑफ एलिमनी। और ये डिवोर्स वाला जो भी केस लड़ा जाता है और पुलिस केस हो जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता है, जो पूरा वो ट्रिक एंड ट्रेड्स है ना, जो जिसमें वकील भी मिला हुआ है, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। और ऐसा नहीं कि फीमेल्स जाती हैं टॉर्चर करने, है ना, पर उनको ये सिखा दिया जाता है कि आपको इतना मिल जाएगा, इतना रेट चल रहा है, इतना मिल जाएगा आपको, बस आपको वो करना है जो मैं बोल रहा हूँ। लॉयर्स बोलते हैं आपको ये 3 केस तो फाइल करने ही करने, फिक्स्ड है, इट इज़ अ फिक्स थिंग। और अनफॉर्चुनेटली पैसे के उसमें आकर बहुत सारी फीमेल्स वो कदम भी उठा लेती है। ज़रूरी नहीं है कि दे आर बैड पीपल, पर टॉर्चर कर सकते हैं। टॉर्चर इसलिए कर सकते हैं लड़कों को जब टॉर्चर किया जाता है तो सोसाइटी को दर्द नहीं होता। सच्चाई है, बहुत डीप बात बोले आपने। सोसाइटी को लगता है ये डिजर्व करता है। सोसाइटी को फर्क ही नहीं पड़ता ये अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, क्या ये मर्द है, तो मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को टॉर्चर किया जा सकता है। इसको इसलिए टॉर्चर किया जा सकता है, एक तो ये खुद बोलेगा नहीं क्योंकि इसको तो एक्सप्रेस करना आता नहीं है। लड़कियों को जरा सा कुछ बोल दो रो सकती है ना, अपना रो के चिल्ला के अपना दर्द, और लड़कियां रोती है तो लोगों को दर्द फील होता है क्योंकि लड़की है ना। लड़कों को आप मार लो, पीट लो सड़क पे, कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि लड़कों को लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कों को दर्द नहीं होता। मैं ये भी कहती हूँ कि लड़कियां जो मजाक में लड़कों को मारती है ना, तब भी लड़कों को दर्द होता है, वो एक्सप्रेस नहीं करते। सच्चाई में मैं तो बहुत बार नहीं करता। दोस्त भी जब मारते हैं और बड़ी बहन छोटे भाई को भी मारती है तो भी लड़कों को दर्द होता है। बस लड़कों का इकलौता प्रॉब्लम ये है कि वो अपना दर्द एक्सप्रेस नहीं करते, फेक मैस्कुलिनिटी की वजह से, कि भाई मैं मर्द हूं यार, मैं कैसे रो सकता हूं। रोना तो आ रहा है, अंदर ही अंदर रोना बहुत आ रहा है। जब एक वीडियो मैंने देखा था वेयर फीमेल द वाइफ वाज बीटिंग द हस्बैंड और वो मार खा रहा था, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे पता है कि कितना लग रही होगी उसको चोट, क्योंकि किसी ने मजाक में एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने बोला था कि लड़कियां ना, लड़के तो नॉर्मली एक दूसरे से बचपन में लड़ाई झगड़ा करता रहते हैं, तो लड़कों को अंदाजा होता है कि कितना मारने से कितना दर्द होता है, तो लड़के उस हिसाब से मारते हैं। लेकिन लड़कियां आपस में ना फिजिकल फाइट्स नहीं करती, तो जब लड़की मारती है ना, उसको अंदाजा नहीं होता कि कितना दर्द होगा, तो वो अपना पूरा दम लगा के मारती है और दर्द होता है। और लड़कों को अनफॉर्चुनेटली रोने की भी आज़ादी नहीं है इस देश में, क्योंकि लड़के जब रोने लगते हैं तो उनको गे बोल दिया जाता है ना। और इसी चक्कर में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। जैसे मैं जाट फैमिली से हूँ, छोरिया की डाल रोने लग रहा है, मतलब लड़की की तरह रो रहा है, बिल्कुल जाट का बाड़ा के तू। अरे यार, ये फेक मैस्कुलिनिटी है। ये जो फेक ये जो आजकल लड़के क्यों इतनी मसल्स बना रहे हैं ना, ये दिस इज ऑल फेक। दम अंदर से इमोशन एक्सप्रेस करने का दम नहीं है। कितने सारे आप ऐसे लड़कों को जानते हो कि जिंदगी भर एक लड़की से प्यार करते थे, कभी बोल नहीं पाए उसको, कभी बोल नहीं पाए, डर, फिर और घर वालों के डर से ऐसी लड़की से शादी कर ली जो आपको पसंद भी नहीं थी और जो शायद जिंदगी भर आपको टॉर्चर करेगी। अब क्यों? क्योंकि बोल नहीं पाए, क्योंकि बोलना किसी ने एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं। एक्सप्रेस करते हैं तो बस कैसे, जब बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है तो फिर कैसे एक्सप्रेस करते हैं, गालियों में या फिर फेक एग्रेशन में, है ना। तभी तो ये रोड रेज कितना कॉमन हो गया है, मतलब रोड रेज में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। आप देखो छोटी छोटी चीजों पे, पार्किंग स्पॉट्स के लिए, रोड किसी ने ओवरटेक कर लिया उसके लिए, किसी ने आपके दुकान के सामने पार्किंग कर, उसमें लोग मर जा रहे हैं। देख कैसे रहा है? हाँ, मतलब इतना ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, वो इसीलिए क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मेरा मानना है मैम, सोशल मीडिया की वजह से ही बहुत गुस्सा है। सोशल मीडिया हमें दिखाया है, एंगर जा रहा है। तो फिर असल में क्या है, आधा टाइम तो लोग सोशल मीडिया पे ही बिता रहे हैं ना। 95% मेरे हिसाब से, तो 5% सिर्फ काम। पूरा टाइम जो दुकान में बैठा है वो भी सोशल मीडिया कर रहा है, रिक्शे वाला भी, हाँ जी बहन जी क्या चाहिए, देखे, हाँ भाई आगे चल,
कोई इंटरेक्शन है नहीं। जब आप देख ही रहे हो तो फिर आप ऐसे भी आप अनएक्सप्रेसिव हो, है ना, और ऊपर से फोन ने आपको एकदम ही बंद कर दिया कम्युनिकेशन। पहले तो मुझे याद है कि टैक्सी में आप बैठते थे, जैसे लंदन में मैं जाती थी तो टैक्सी वाले आपसे इंटरेक्ट करते थे, बात करते थे। अब तो ऐसा टाइम आ गया कि कोई किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करता, कोई अच्छी कोई सी अपने बात फोन नहीं में लगा करते। है। हाँ, और अगर ज्यादा कोई बात करने लगता है तो लोगों को शक होने लगता है, क्यों बात कर रहा इतना है, क्यों बात कर रहा है। है। नॉर्मल नहीं है अब ज्यादा बात करना, नॉर्मल है फोन में लगे रहना। अपने तो आप में लगे रहो बस, अपने नॉन एक्सप्रेशन। अब ऐसे केस में इमोशंस अंदर भरेंगे ही, और सिर्फ लड़कों के नहीं, लड़कियों के भी भर रहे हैं। लेकिन लड़कों का तो हमेशा से लॉन्ग टर्म चला आया है कि एक्सप्रेस नहीं करना है। अगर मौका मिलेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन कर देंगे कि यार ऐसा चल रहा है, दिक्कत है। वो उसके पास एक ही सॉल्यूशन है कि चल यार दारू पीते हैं, है ना, दैट इज द ओनली वो मैम वही है, पदार्थ का सहारा लेना है। हाँ, तो ये सॉल्यूशन नहीं है ना, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज जस्ट आपकी फीलिंग्स को इतना नम कर दिया जाता है कि आपको अब दर्द नहीं फील हो रहा है ना। जैसे आपको एक इंजेक्शन दे दिया जाए, जैसे आपको एनेस्थीसिया, कि आपको दर्द नहीं फील हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि दर्द नहीं है, राइट। तो इट इज नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। फिर वो गुस्सा भरता ही रहता है, और जब भरता रहता है तो फिर आप या तो मर्डर करोगे या फिर सुसाइड करोगे। तो ये मेन के साथ जो सुसाइड हो रहा है, इट इज ऑल्सो टू डू विद देयर इमोशनल, दैट इज ऑल्सो थर्ड केस, वो रेप भी कर सकता है। करेक्ट। तो फ्रस्ट्रेशन, फिर ऐसे अलग अलग क्राइम भी तो इसीलिए ज्यादा मेल्स करते हैं ना। जैसे एक मूवी आई थी एक विलन आपने देखी हो? हाँ, राइट। वो सिर्फ अपनी वाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि वो दूसरी लड़कियों को मारना शुरू कर देता है। राइट। वाइफ से तो हर कोई फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और वाइफ्स हस्बैंड से, ऐसा कहते हैं कि पिछले जन्म के जानी दुश्मन होते हैं जो हस्बैंड वाइफ बनते हैं। दैट इज फाइन। मुझे ऐसा लगता है अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर आप लड़ रहे हो, तो मैं इसको मानती हूँ कि शादी में बहुत अच्छा है, हेल्दी है। अगर आपको एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा है, लड़की ने आपको कुछ बोला, आपने भी बोल दिया, अपना एक्सप्रेस कर दिया, दिस इज हेल्दी मैरिज। अगर जहां एक इंसान बोल रहा है और दूसरा इंसान पूरा ही चुप रह रहा है, क्यों चुप रह रहा है? उसको चुप रहना ही सिखाया गया है। उसने अपने फादर को भी देखा है पूरा टाइम अखबार पढ़ते हुए, और मम्मी को किच किच करते हुए, मम्मी अपना टॉर्चर सह रही है, दोनों आपस में टॉर्चरस लाइफ जी रहे हैं, यही देखा है बच्चों ने। तो उसको लगता है कि यही होती है लाइफ। अगर कम्युनिकेशन हो जाए, भले आप लड़ भी लो, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम, दोनों जिंदा रहेंगे। अगर आपने कम्युनिकेशन बंद कर दिया और एक जना सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है और एक जना सिर्फ टॉर्चर कर रहा है, तो वो दूसरा इंसान एक पॉइंट तक बर्दाश्त करने के बाद सुसाइड कर लेगा। अभी एक थोड़े दिन पहले काउंसलिंग करी थी मैं लड़की की। अच्छा, नॉर्मली सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलिंग हम उनकी भी करते हैं जो लोग सुसाइड, आपके पार्टनर ने सुसाइड किया, मगर अब आप भी तो उसी ट्रॉमा में हो। उसने रात को अपने हस्बैंड से बात की, खाना साथ में खाया, झगड़ा इनका पहले भी चल रहा था, 1 साल से चल रहा था, अलग अलग सोते थे। और हस्बैंड नॉर्मल की तरह अपने रूम में गया, दरवाजा बंद किया। सुबह दरवाजा नहीं जब खुला तो इसने लोगों को बुलाया, तो देखा कि वो सुसाइड कर लिया उसने। अब इसका छोटा बच्चा है और ये बोल रही है अब मैं कैसे जिंदगी, अब मैं सुसाइड भी नहीं कर सकती क्योंकि छोटा बच्चा है। और मुश्किल से 1 साल हुआ था शादी को। अगर उसको कुछ हो रहा था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? उसके ऑफिस में भी दिक्कत चल रही थी, और वो अडॉप्टेड था तो उसको अपने पेरेंट्स के साथ भी कुछ इश्यूज थे, लेकिन उसने अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताया। उसकी डेथ के बाद उसके पास ये सब फैक्ट्स आए कि ही वाज गोइंग थ्रू मेंटल डिसऑर्डर, और अगर वो एक्सप्रेस करता तो शायद मदद ले सकते थे। सोसाइटी ने भी छुपाया, उसके पेरेंट्स ने भी शादी के टाइम छुपाया कि इसको मेंटल डिसऑर्डर। अब मुझे बताओ वो लड़की कैसे सर्वाइव करेगी when the husband has committed suicide in the next room? जिंदगी भर अपने आप को ब्लेम करेगी, गिल्ट में जिएगी, और अपने बच्चे को कैसा पालन पोषण कर पाएगी वो when she is suffering? तो ये तो दोनों बस के लिए ये उसके पास जीने की एक वजह है कि एक मेरे पास बच्चा है, उसे पालना है, बड़ा करना है। और एक बच्चे को नॉट ओनली लॉस्ट हिज फादर, बट उस बच्चे को तो एक ऐसी मदर मिल रही है जो ऑलरेडी ट्रॉमा में है ना। कोई हैप्पी लाइफ नहीं होगी उस बच्चे की। बिल्कुल। तो अगर ये सेंस ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएट किया जाए मैन में, उसकी मदर हमेशा एक डर में रहेगी। अगर मैंने इसे ज्यादा डांट दिया तो ट्रॉमा है ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। और ये शी इज ऑल्सो प्रोन टू सुसाइड। बच्चों की डेथ के बाद जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं उनके पेरेंट्स भी सुसाइडल हो जाते हैं। उनकी तो वजह ही चली गई। जो तुमने अपनी जिंदगी भर कमाया उस पर लगा दिया और वो चला गया, इससे बड़ा गम इंसान की जिंदगी में मुझे नहीं लगता है कि जितने भी लोग आजकल रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, नैनोशिप की बात करते हैं, मेरे को तो दूसरे टर्म समझ ही नहीं आते। लेकिन सच्चा प्यार जो होता है ना, वो सिर्फ अपने बच्चे के साथ होता है, और उसके अलावा कोई प्यार है ही नहीं।
अट्रैक्शन है सिर्फ, एवरीथिंग एल्स अट्रैक्शन है, आपका इमोशन कनेक्ट हो जाता है उससे। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो या तो उसकी कहानी से रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इसलिए आती है कि आपको सही टाइम पे कोई सपोर्ट लाइफ में चाहिए, तो कुछ बस सीखना होता है बस उनसे, इसलिए वो लोग आपकी लाइफ में आते हैं। सच्चा प्यार सिर्फ बच्चे के साथ होता है, और अगर वो चला जाता है तो पेरेंट्स की लाइफ भी वहीं खत्म है ना। तो आप एक जना सुसाइड नहीं कर रहा है, एक्चुअली 3 लोग एक साथ सुसाइड कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपके साथ मरते हैं, है ना। तो ये बात बच्चों को भी समझनी चाहिए और सही टाइम पे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट ओनली कमिटिंग सुसाइड, यू आर ऑल्सो कमिटिंग मर्डर। और अगर यही मैम एलिमनी की जो बात कर रहे थे हम, अगर आप एक दहेज प्रथा को गलत बताते हो तो आप एलिमनी को भी गलत बताओ। मैं मानता हूं कि बहुत सालों से जो हमारी फीमेल साइड है उन पे बहुत हर चीजें गलत ही हुई हैं ज्यादातर। मैं ये नहीं कहूंगा सही नहीं हुई है, गलत ही हुई है, बहुत टाइम तक हुई है, बहुत टाइम तक हुई है। बट फिर अब जाके इतनी सारी चीजें सामने आ रही। अगर अतुल सुभाष का सुसाइड वायरल नहीं होता तो ये चीजें आज भी वहीं दबी होती। असल में हर चीज का एक टाइम होता है, जब किसी भी तबके को बहुत टाइम तक टॉर्चर और दबाया जाए तो वो जब निकल के आता है ना, फिर वो एकदम, जैसे किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाए, वो इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो फिर वो तबका बहुत तेजी से आता है। और वुमेन के साथ ऐसा ही हुआ है कि जब वो इतनी तेजी से बाहर आई तो सही और गलत का सारा वो हिसाब ही गड़बड़ हो गया। मतलब लड़कियों को लगने लगा, क्योंकि आजादी उनको कभी मिली नहीं, तो उनको ये लगने लगा कि अब पैसा ही एक आजादी है, और पैसा अगर कमा के मिले तो काम कर लो, और अगर नहीं मिले तो किसी से ले लो। तो उनको ना फ्रीडम का मतलब ही फाइनेंशियल फ्रीडम समझ आई, और कोई फ्रीडम उनको समझ ही नहीं आई, क्योंकि उनको कभी फ्रीडम ऑफ चॉइस दी नहीं गई। ना उनका खुद का घर अपना घर था, ना ससुराल में गए तो कोई राइट्स मिले, तो उनको ऐसा लगा कि फ्रीडम है ही नहीं हमारे लिए। तो किसी भी तबके को जब बहुत ज्यादा दबाया जाता है तो वो बहुत गलत तरीके से बाहर आती है। अगर इसमें सही पेरेंटिंग मिली जाए और लड़का लड़की को सही तरीके से रखा जाए, एक सिस्टर और ब्रदर को सेम एजुकेशन मिले और सेम लेवल की फ्रीडम मिले कि जाओ नौकरी करो, जॉब करो, जो करना है करो, अगर दोनों को सिमिलर तरीके से ट्रीटमेंट मिले तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम आती है जब आप डिफरेंस रखते हो कि लड़की पराया धन है, इसको यार विदा करो, स्टार्टिंग में सोच लेते हैं। हाँ, पहले से यार वो तो बस छोरी हो गई, लाइबिलिटी अब इसकी बड़े होके शादी कैसे करनी है, बचपन से सोचना शुरू कर रहे हो यार। लड़का एसेट है, लड़का एसेट है हुआ तो कि तुम हमें कमा के दोगे, हमें पालन पोषण करेगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें खिलाएगा और ये हमारा लेके जाएगी, ये वाला माइंडसेट था। तो लड़कियों को जब इतना ज्यादा नेगेटिव सोच से ही आपने उसको बड़ा किया है ना, कि लाइबिलिटी तो है ही है, इसको इतना कुछ सिखा पढ़ा दो, दबना सिखा दो, घर का काम सिखा दो, नौकरी करना भी सिखा दो, गाड़ी चलाना भी सिखा दो, पता नहीं कैसा लड़का मिले, और इसको सब आना चाहिए। लेकिन ये सब आने के बाद भी, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी रहना इसको दब के ही है, तभी ये अच्छी अच्छा, इतना सब कुछ सिखाने के बाद भी उसका फोन आएगा तो ये बोलेंगे बेटा ठीक है, हाँ बिल्कुल, कर ले, एडजस्ट कर ले, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब वो भी एक साइड की ठीक है मैम, कि दो परिवारों के बीच में होती है शादी, राइट। अब क्या ये चल रहा था, अब इस बीच में क्या हुआ कि थोड़ा फेमिनिज्म, जिसमें मैंने कहा ना कि वो जब तबका निकलता है बाहर आता है तो एकदम ही पागलपन जैसा हो जाता है। जब वो निकल के आया तो लड़कियों को जब चांस मिला बदला लेने का, तो उनको वीक टारगेट मिला हस्बैंड। बस क्यों? क्योंकि हस्बैंड क्यों वीक टारगेट मिला? क्योंकि उनको लगा कि सारी जिंदगी हमें टॉर्चर किया गया इस आदमी की वजह से। तो जब हमें पूरी जिंदगी यही बोल के पड़ा गया पति पति पति, पति देवता है, पति परमेश्वर है। अब अगर पति ने कुछ भी टॉर्चर किया तो सारी गलती अब पति की है। जो माँ बाप ने टॉर्चर किया उसकी भी गलती पति की है, जो सोसाइटी ने टॉर्चर किया वो भी गलती, लाइफ का विलन बना लिया एक। लड़कों ने जो छेड़ा वो भी पति की गलती है, और जो नौकरी नहीं मिली वो भी पति की गलती है। मैं हाउसवाइफ हूँ, ये भी पति की गलती है। जो मुझे नहीं पढ़ाया गया ये भी पति की गलती। तो इसको टॉर्चर करेंगे। अब इसको टॉर्चर करना है तो सबसे पहले इसका बच्चा छीन लो। एक फादर के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर है कि उसका बच्चा उसे छीन लिया जाए। शिखर धवन के साथ भी अभी यही हुआ है। बिल्कुल। शिखर धवन ने तो एक सेकंड वाइफ, मतलब उसकी दूसरी शादी थी, उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करा, उसका जो लड़का हुआ अब उससे वो मिल नहीं सकता। लाइफ टाइम इतने सारे, ये सिर्फ नॉर्मल इंसान के साथ नहीं हो रहा है, सेलिब्रिटीज आल्सो इंक्लूडिंग ब्रैड पिट एंड चार्ली शीन इंटरनेशनली have been taken away, lifetime custody of their child has been taken away। मतलब वो जिंदगी भर अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। इतना बड़ा टॉर्चर किसी भी फादर, आपको क्या लगता है जस्ट बिकॉज माँ पैदा कर रही है बच्चा तो क्या फादर को प्यार नहीं है अपने बच्चे से? उसका भी उतना ही जिगर का टुकड़ा है, उतना ही फर्स्ट लव है।
और उतना ही प्यार उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि देखो वो रो इंडियन नहीं पा रहा है। सोसाइटी में जाना ही बच्चे को ना बाप के नाम से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उतना ही प्यार है। हाँ। मैं ये जस्ट बिकॉज इंजेक्शन लग रहा है तो मार हो रही है तो क्या बच्चे का फादर को दुख नहीं हो रहा है? 100% मैं तो कहूंगी कि सेम से ज्यादा प्यार है एक फादर को अपने बच्चे से, और अगर वो छीन लिया जाता है, मुझे लगता है इससे बड़ा टॉर्चर कुछ हो ही नहीं सकता। एलिमनी तो एक छोटा टॉर्चर है, फिर अगर आप उसका बच्चा भी छीन लो और उससे उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी छीन लो कि बच्चा भी ले लेंगे, बच्चे का खर्चा भी हम तुमसे लेंगे और मेरा खर्चा भी तुमसे लेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इससे ज्यादा टॉर्चर आप और क्या कर सकते हो? और फिर भी वो सिर्फ इसलिए जिंदा रहेगा कि एटलीस्ट मेरी कमाई से मेरा बच्चा पढ़ तो रहा है। हाँ हाँ, और ये इमेजिन करके कि मेरा बच्चा सही होगा और मेरी वाइफ टेक केयर करेगी और मुझे उससे मिलने की कोई परमिशन नहीं है, ये टॉर्चर है ना? और मैं ये जानती हूँ कि एक्चुअली इसमें ना वाइफ का भी उतना दोष नहीं है जितना कि जो सिस्टम, ये जो गेम खेला जाता है ना लॉयर्स और पुलिस स्टेशन के बीच में, इट्स काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट। लॉयर्स को पता है एग्जैक्टली कि डिवोर्स को टॉर्चर तक कैसे पहुंचाना है। एक नॉर्मल डिवोर्स, एक बार ऐसा भी केस था जहां पर म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता था, दोनों ही कमा रहे थे तो दोनों को बस म्यूचुअल डिवोर्स चाहिए था कि भाई नहीं पट रही हमारी, है ना? लेकिन उनको लगा रहे नहीं नहीं नहीं, म्यूचुअल डिवोर्स क्यों लोगे, उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं पैसे मिलेंगे तुमको, तुम डिजर्व करती हो लेना। वो अपनी कमाई के चक्कर में उसको एग्जैक्टली, जितना लंबा केस चलेगा उतना इनका फायदा है। दोनों साइड लॉयर्स हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं लॉयर्स, तो उनको सब पता है उधर का क्या हो रहा है, इधर का क्या हो रहा है। इट इज अ गेम, इट इज अ प्रोफेशनल गेम जिसमें नॉर्मल मिडिल क्लास लोग फंसते जा रहे हैं। और नॉर्मल मिडिल क्लास को ना आदत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की। अगर उनको 3 बार भी उनके बूढ़े माँ बाप के साथ लड़के को बुला लिया गया जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसके लिए इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं है कि पुलिस घर में आके कि मेरे आपको वजह से बस एक आदमी सिर्फ अपनी इज्जत का भूखा होता है बस। और बूढ़े माँ बाप, ये देखो जनरेशन भी अलग है। पुलिस स्टेशन जाना ऐसे भी उनके लिए टॉर्चर है। पुलिस स्टेशन गए तो मतलब अदालत और पुलिस स्टेशन, ये इसको कंसिडर किया जाता है, इससे बड़ा टॉर्चर कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपकी लाइफ में ये आ गया तो मतलब उनको लगता है बस अब इससे बड़ी पनौती कुछ नहीं है। तो वो लोग क्या होता है, दे वांट टू गिव, कि भाई चलो कुछ भी ले लो, बच्चा भी ले लो, हमें बस छोड़ दो, ये टॉर्चर से हमको। तो ये प्रोसेस है, ये टॉर्चर का भी मल्टीपल टाइम्स बुलाया जाएगा आपको, ये पूरा प्रोसेस है। तभी जाके उनको पता है कि इतना टॉर्चर करेंगे, इतनी गंदी गंदी बातें करेंगे, इतना उसको डांटेंगे चिल्लाएंगे, तभी ये पैसा देगा। ये सब पता है उनको, अच्छे से पुलिस वालों को भी पता है, अच्छे से लॉयर्स को भी पता है, ये पूरा सेटअप है। तो इसमें लड़की वालों के साइड की भी कोई गलती नहीं है, उनको भी सिखाया जाता है, ठीक है, उनको भी ट्रेन किया जाता है क्या करना है। और ये पूरा प्रोसेस सेटअप है। और इसमें बहुत सारे लड़के तो फंस गए और पैसे देके ही निकल पाए, देयर इज नो अदर वे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग सरवाइव नहीं कर पाए, और तभी 100 डेज में 120 सुसाइड वाला जो फैक्ट है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ बहुत सारे, पर डे 1.5 हो सकती है अमीर। हाँ, और बहुत सारे लॉयर्स इसके अगेंस्ट लड़ भी रहे। बहुत सारे लॉयर्स हैं जो इस एलिमनी फ्रॉड के पीछे, ये जो पूरा स्कैम चल रहा है उसके पीछे लड़ भी रहे हैं। लेकिन देखते हैं अब आपको क्या लगता है मैम, इससे कैसे निकला जा सकता है इन चीजों से? इसमें द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस इज, पहली बात तो अगर आपकी आपस में नहीं बन रही है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, कंपैटिबिलिटी जो भी है, आप हस्बैंड वाइफ अगर अलग रह भी रहे हैं और आपको लगता है कि अब अलग होना ही है ना, तो इसमें लॉयर्स को मत इन्वॉल्व करो, हैंडल इट म्यूचुअली। बहुत सारी चीजें बातें करके सॉल्व हो सकती है, और मुझे लगता है दैट इज द बेटर वे ऑफ सॉल्विंग, एक्सप्रेसिंग। जो अभी तक मैं समझाऊं। और अपना रिवेंज, लेडीज के लिए तो मेरा यही मैसेज है, अपने रिवेंज के लिए बच्चों को यूज मत करो बस। डोंट यूज योर किड्स टू टॉर्चर योर हस्बैंड, उसकी लाइफ दांव पे मत लगाओ। हाँ, मतलब आपको अगर किसी को हर्ट करना होता है ना, तो आप सबसे उसकी प्यारी चीज छीन लेते हो ना। तो जस्ट बिकॉज यू आर अ विमेन, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी सबसे प्यारी चीज आप रख तो रही हो। आप एज अ वुमेन, बच्चा मदर को दिया जाता है क्योंकि मदर की ज्यादा जरूरत है बच्चे को, फेयर इनफ। लेकिन अगर आप मिलने के भी राइट्स खत्म कर रहे हो, दैट इज टॉर्चर, दैट इज प्योर टॉर्चर। बिल्कुल। सो दैट इज अ शेम। एज अ वुमेन यू आर मोर मैच्योर इमोशनली, और आप तो सर्वाइव कर लोगे, सामने वाला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़कों में ऐसे भी इमोशनल मैच्योरिटी कम होती है।
इसीलिए उनको बड़े होने के बाद भी मम्मी की जरूरत होती है ना। लड़कियां मम्मी के बिना सरवाइव कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इमोशनल मेच्योरिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर, ऑन वाइफ। और फिर अगर आपकी बेटी हो जाए तो बेटी पे भी डिपेंडेंट रहते हो, क्योंकि खुद की इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है। और ऐसे इंसान को जो ऑलरेडी वीक है इमोशनली, उसका तुम सब कुछ ले लो, दिस इज नॉट फेयर। मैं तो थॉट प्रोसेस में चला गया मैं सोचते सोचते, क्योंकि बहुत चीजों पे ना सोसाइटी ने गलत जगह अपनी इज्जत रख रखी है। अभी तक जो मैं समझा हूं कि एक्सेप्टेंस, एक्सप्रेसिंग, ये 2 चीजें मेन है, ठीक है, एंड थिंकिंग, ये तीनों चीजें चेंज होनी जरूरी है। आप या तो आप एक्सेप्ट कर लो चीजों को, आप एक्सप्रेस करना शुरू कर दो, और आप अपनी थिंकिंग चेंज कर लो। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ना लड़कियों ने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है ओवर लास्ट 50 इयर्स। लड़कों ने नहीं किया उतना अपग्रेड, उस स्पीड से नहीं किया। अगर मैं बोलूं कि लड़की तो देखो ससुराल पता होता है, बचपन से किसी लड़की को पता होता है कैसा ससुराल मिलेगा? नहीं। फिर भी वो जब बड़ी होती है, अचानक उसका सडनली आपको एक जगह से उठा के एक नई जगह में डाल दिया। कंप्लीट अनजान लोग, लव मैरिज तो अच्छा मानते नहीं है, तो अनजान ही होते हैं वो लोग। कंप्लीटली अनजान लोग जिनका खाना भी आपसे मैच नहीं हो रहा, रहन सहन, घर, तरीके, और आपको रहना भी अलग तरीके से। नॉर्मल घर में जैसे रहते वैसे नहीं रह सकते, कपड़े भी अलग टाइप के पहनने हैं, श्रृंगार भी अलग करना है, हर चीज अलग है। वो वहां भी सरवाइव कर लेती है, इन्वायरमेंटल मास्टरी। अब सेम प्रोसेस अगर आप सोचो लड़कों को करना पड़े कि अब तुम हो गए हो 25 साल के, अब तुम्हें दूसरे घर में जाके रहना है। लड़का सरवाइव नहीं कर सकता, एक दिन भी नहीं सरवाइव कर सकता, क्योंकि लड़कों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि तुम्हें कहीं जाना है। उनको पता है जिंदगी भर इसी घर में रहना है, इन्हीं माँ बाप के साथ रहना है, जो है मेरा बस यही है, ये सोचती दुनिया। और कुछ नहीं करूंगा तो भी मिल जाएगा काफी कुछ। लड़कियों को कोई भी सपोर्ट नहीं है ना। यहाँ से तो कुछ मिलना ही नहीं, वहां से कुछ भी नहीं मिलना, है ना। तो वो सर्वाइवल स्किल सीख गई है। लड़कों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अगर लड़के अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर इवेंचुअली द रॉन्ग जेंडर विल टेक ओवर, है ना। और लड़कियों का बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन होना सोसाइटी के लिए सही नहीं है। जब लड़कियां मैस्कुलाइन होने लगती है ना, तो फिर वो रिवेंज साइकोलॉजी में आ जाती हैं और फिर वो गलत तरीके से बदला लेती है ना। और लड़के क्या होते हैं, फिर वो उनका फेमिनिन साइड ऑलरेडी वीक है, एक्सप्रेशन साइड, इमोशनल साइड, और क्योंकि उनका वीक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जब वो इमोशनल हो जाते हैं लड़के, तब सर्वाइव नहीं कर पाते, वो अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते और सुसाइड करते हैं। ये तो बहुत पते की बात बोली मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो बहुत इन चीजों में फुल एक्सप्रेसिव हूं। मैं तो मेरे को जो चीज गलत लगती है वो मैं बोलता हूँ, जो चीज सही लगती है उसमें अपनी हामी देता हूँ। जहां मैं गलत हूँ मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं इतना गारंटी से बोल सकती हूँ कि कैसे किसी लड़के को देख के बता सकते हैं कि ये सरवाइव कर लेगा। अगर कोई लड़का रो लेता है तो आप समझ लो कि कहीं भी सरवाइव कर लेगा। नहीं मैम, टाइम पे तो मैं एक टाइम पे तो इंसान रोएगा। बिल्कुल। अगर मैं खुद रोया हूँ, जब मैं बिल्कुल है, यहाँ तक भर जाता हूँ ना, तो मगर मैं बस बैठ के रोता हूँ। बिल्कुल, चाहे वो मेरे घर वाले हों, बाहर वाले हों, कहीं बिल्कुल, जो भी मुझे लेना देना इंसान नहीं प्रोसेस कर लेता है अपने इमोशन। अगर आपको दुख हुआ और आप रो लिए, अभी क्या है ना, फनी चीज है, हम आपने देखा होगा लोग दुख में हंसते हैं और खुशी में रोते हैं, क्योंकि बचपन से ना हमारा वो इमोशनल रिवायरिंग भी गलत हो गया है। लोग खुशी में रोते हैं, आपने देखा होगा कि भाई शादी हो रही है बेटी की लेकिन रो रहे हैं, राइट। कुछ अच्छा हुआ तो रो रहे हैं। लोगों का रिवायरिंग गलत हो गया है। रोने के टाइम पे हंस रहे हैं लोग, हंसने के टाइम पे रो रहे हैं लोग, क्योंकि आपका बचपन से ही सारा इमोशनल मेस्टअप हो गया है। अगर रोने के टाइम पे अगर आपने रो लिया तो आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा हो जाएगा। और अगर हंसने के टाइम पे हंस लिया, हंसी जब आ रही है तब रो रहे हैं, रो टाइम पे हंस रहे हैं, गुस्सा मतलब आ रहा है, दर्द हो रहा है मगर चिल्ला रहे हैं, तो तभी तो लड़कों को मेजर एंगर इश्यूज, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर इश्यूज, ये सारे लड़कों को ही क्यों हो रहे हैं? समा के रखते हैं अपने अंदर चीजें, बोलते नहीं है। मतलब अगर हार्ट अटैक का रेट इंडिया तो टॉप पे, उसमें टॉप पे है ना, उसमें भी आप देखो लड़के आ गए, सुसाइड में भी लड़के आ गए। सारी चीजें, बीमारियां जो हैं वो सारी लड़कों ने क्यों आगे पहुंचे हुए हैं उसमें। सुसाइड में तब ला दिए गए आगे ज्यादा। सोसाइटी बदल गई ना, इंसान सोसाइटी पे बहुत वो रहता है मैम, क्या कहते हैं उसे, डिपेंडेबल नहीं रहना चाहिए। अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है ना। लड़कों को स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 25 इट इज इम्पॉर्टेंट। एक तो पहली बात तो आपको घर से निकलना बहुत जरूरी है,
लड़कों को कि स्टे आउटसाइड, और दूसरा एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत फिर तो मैं जरूरी है। कामयाब हो जाऊंगा मैम। हाँ, मैं तो बिल्कुल। एक्सप्रेसिव हूँ, बिल्कुल घर से बाहर भी निकलता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। और जब रोना आता है रोता भी हूँ, जब और बोलना लड़कों होता को है मैं बोलता ये भी भी हूँ। कहती हूँ, इतनी सर्वाइवल स्किल्स रखो कि अपना खाना बना पाओ। हाँ, आता है मेरे को खाना आना चाहिए, बनाना। बिल्कुल, तो फिर तो वाह वाह है, हाँ, बहुत ही बढ़िया। मम्मी बाहर जाती है तो खुद ही बना हाँ, के खा लेता हूँ मेरा कभी 10 कभी। साल का बच्चा जब बिल्कुल ही आलस होता है, थका आ रहा था ऑफिस से, मगर अब तो जोमेटो याद आ रहा है, अब तो करना पड़ेगा। मेरा 10 साल का बेटा है, चाय बना लेता है, दाल चावल बना लेता है। तो अगर ये स्किल मैं अपने लड़के को दे रही हूँ, मुझे पता है, मैंने बोला देखो बीवी कैसी भी मिले और तुम्हें बाहर दूसरी कंट्री में पढ़ना पड़े, तुम अपना खाना बना पाओगे। और ये सारी स्किल लड़का लड़की दोनों के पास होने चाहिए, सर्वाइवल स्किल्स, अपना बेसिक सर्वाइवल सर्वाइवल स्किल्स। इंस्टिंक्ट हर किसी का होना चाहिए बस मैम, ये तो बस, सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों को तो बहुत ट्रेन करते हैं। मुझे याद है कि मैं 8-10 साल की थी तो मैं खाना पूरा बना लेती थी घर में, और मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ सिखाया गया है ना, एजुकेशन के साथ। मेरे भाई को नहीं बोला कि तुम सिलाई हाँ, बुनाई कढ़ाई सीखो, राइट, बिल्कुल। सब सिखाया गया फलाने हमें। घर में जाएगी तो क्या हाँ, जवाब बस आएगा वहां बस से, बस, मतलब टू बोलेगी इम्प्रेस। इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। ऐसे इन लॉज को इम्प्रेस करने के चक्कर में इतना टॉर्चर किया जाता है बेटियों को कि आप उनको इम्प्रेस करने के लिए, जिनको आपकी बिल्कुल कद्र भी ना हो या आपको जानते भी नहीं है ना, लेकिन आप उनको इम्प्रेस करने के लिए पूरी जिंदगी लड़कियों को टॉर्चर करते हो। और जब उनको लड़कियों को पता चलता है ये था जिसके लिए टॉर्चर हो रहे थे हम, बताओ। ऐसा ससुराल है, ऐसा पति है जिसको कोई मतलब ही नहीं, तो फिर उसका रिवेंज जाग उठता है ना? तो इसलिए दोनों माइंडसेट साइड क्लियर से, होना बहुत जरूरी है दोनों मैम। साइड से। मैंने सीधा माइंडसेट रखा हुआ है, कल हम्म। को अगर मेरी शादी होगी हम्म, तो मैंने अपनी मम्मी को पहले ही बोल के रखा है, मगर मैं इन्वॉल्वमेंट तब दिखाऊंगा जब दोनों साइड से मेरी चीजें सुनी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर तुम सासू बहू तो कल एक हो जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। बिल्कुल सिंपल बिल्कुल। सीधी बात है। मैं इन्वॉल्वमेंट अपना तब दिखाऊंगा जब मेरी बोलने की जरूरत है। अब डेली के डेली अगर आप दाल चावल के ऊपर लड़ोगे तो उसके ऊपर मैं थोड़ी बोलूंगा, मेरा काम है दाल चावल ला के देना। बिल्कुल। और वो लोग ना, देखो लड़कियों का प्रोसेसिंग अच्छा है तो वो लड़ लड़ के ठीक हो जाती है, दे आर हैप्पी व्हेन दे आर फाइटिंग, क्योंकि इमोशनली एक्सप्रेस कर दिया ना। अगर उसने चुप रह लिया, बहू ने ज्यादा चुप रह लिया, तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अगर दोनों तू मैं चल रही है, बहुत अच्छा है, हेल्दी है। और हस्बैंड वाइफ में भी जब तक तू मैं चल रही है, लड़ाई हो रही है, इट इज वेरी हेल्दी। कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप इज द बेस्ट। और मैम इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि काफी चीजें हमने बात करी है। लास्ट मैं अपनी साइड से कुछ कहना चाहूंगा कि बीइंग अ बॉय, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेस्ट। मैं अपना बताऊंगा तो दुनिया सोचेगी ये तो अपनी अपनी गा रहा है। मेरी दीदी का लड़का है, अब वो आता है, उसे कार्टून देखना है, नहीं देखेगा भाई तू कार्टून, तू बाहर घूम, नहीं देखेगा तू कार्टून, तू पार्क में जा, तू घूम ना। मिट्टी में गिर रहा है, कीचड़ में गिर रहा है, पानी में गिर रहा है, खड़ा हो, क्यों पड़ा है, खड़ा हो। और वो भी अभी तो बच्चा है, रो लेता है, हंस लेता है, पर अब धीरे धीरे उसको सारी चीजें समझ आने लगी है, क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज में ना उसका माइंड बहुत शार्प है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। अब उसकी एक बहन हो गई छोटी सी, अब सबका प्यार ना शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसके साथ खेलता रहता हूँ जब वो घर आता है, धींगा मस्ती ऐसे ऐसे करना। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है स्टार्टिंग से ही। बच्चे को अगर आप डांटना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और केयर करना भी बहुत जरूरी है। ओवर प्रोटेक्शन तो बहुत डेंजरस है बच्चों के लिए, लेकिन वो फिर पैम्परिंग में चला हाँ बहुत ज्यादा, कि भाई अरे मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मदर्स में प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी से दूर रखना है ना, तो मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ता था और ऐसे मैं ग्राउंड में लेके गई तो मिट्टी से खेल रहा था, तो मुझे डर था जर्म्स वर्म्स है ना। तो वहां पर एक अंकल थे बुजुर्ग से, वो अपने पोते को लेकर आए हुए थे, तो उनका पोता और मेरा बेटा खेल रहा था, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि आपका बेटा बीमार बहुत रहता है ना। मैंने अंकल आपको कैसे पता चला? तो बोलते हैं आप मिट्टी में खेलने नहीं देते ना। मम्मी जरूरी है, बच्चों को मिट्टी में खेलने दो, बच्चों को रगड़ने दो, बच्चों को चोट लगने दो, उनको सब कुछ टॉर्चर सहन करना है, तभी वो ग्रो करते हैं। और उनकी वो एक एडवाइस मैंने जो सुन ली, उसके बाद मैं ये नहीं सोचती कपड़े गंदे हो रहे हैं, दाग अच्छे ना, जो सर्फ एक्सेल के ऐड है, मैंने करो गंदे तुम। बारिश होती है, पूरा ग्राउंड में पानी भर जाता है, और मेरा बेटा पहला है जो उस कीचड़ के पानी में खेलता है। पूरी सारी मम्मियां मुझे बोलती रहती है कि क्या कर रही हो तुम इतनी टेडेक्स स्पीकर और तुम बच्चे को कीचड़ में खेलने दे रहे हो। मैंने बोला मैं चाहती हूँ वो ग्रो करे,
मुझे उसको ये उसको real पता होना चाहिए नहीं happiness बारिश है, की हैप्पीनेस क्या होती है। हम बिल्कुल। लोग नहाते थे छत पे जाके, हमें खुशी और होती थी, खेलते थे फुटबॉल इंडियंस पार्क है, में। हम इंडियंस है, हम ज्यादा बिस्लरी पियेंगे ना तो बीमार हो हाँ, जाएंगे। बीमार हो जाएंगे। हमें आदत वही है, यमुना का पानी आराम से पीने की एग्जैक्टली डायरेक्ट। अगर हम अपने देश का पानी नहीं पी पा रहे हैं, इसका मतलब अगर अपनी इम्यूनिटी आपने नहीं डेवलप करी तो आप इंडिया में नहीं सरवाइव कर सकते। मेरे और वही लोग हस्बैंड सरवाइव कर गए कोविड वाले ही। ये हम ही लोग गन्ने सरवाइव का कर गए जूस नहीं कोविड। पीना है और ये नहीं करना है, मतलब अपने देश की चीजें हैं, है ना। नेचुरल चीजें वो जितनी आप करोगे ना। हल्दी के दूध को दुबई में गोल्ड मिल्क के नाम से सेल कर रहे हैं। बताओ, हम अपने घर का हल्दी का दूध हल्दी का नहीं दूध पी रहे पीते हैं, हैं। राइट। और जबकि कच्ची हल्दी यहाँ मिल जाती है आराम से। तो मतलब हम अपनी चीजों को अगर कैसे भूल सकते हैं। हम इस देश के लोग हैं, हमें देश की मिट्टी से जुड़े हुए रहना है, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। तभी हम कोविड में सरवाइव कर गए, राइट। वही तो, वही लोग कर गए जिनके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। सर्वाइवल स्किल्स थे, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम हाँ। कोविड में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कितने रिस्ट्रिक्शन हो, मैं नहीं हम्म। टिका अपने घर। हाँ। मैं सुबह पार्क भी जाता था रनिंग करने, हम्म, आके खाना खाता था, फिर दोस्त के पास बैठ जाते थे, पूरे दिन हम बात करते थे, खेलते गेम खेलते रहते थे। सारे 7-8 लोग इकट्ठे हो जाते थे शाम तक, फिर और मजा आता था, फिर रात को राउंड पे निकल जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इम्यूनिटी अगर आपकी और डेवलप जो दोस्त डरता था, जिसकी मदर कहती थी कि नहीं बाहर नहीं जाना, सबसे पहले कोविड उसी को हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जितने जो भी आपको ओवर प्रोटेक्टिव मदर दिखेंगी ना, उनके बच्चे ही सबसे ज्यादा बीमार दिखेंगे आपको। ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए कभी भी। मम्मियाँ बच्चों को खेलने दे रही हैं, मिट्टी में गिरने दे रही हैं, उनके बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग दिखेंगे आपको। ओवर मदरिंग इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया। तभी तो वो लड़का फिर बीवी के साथ सरवाइव नहीं कर पाता। अब आपने, अब उसकी मम्मी ने कि मान लो किसी की मम्मी ने, कोई भी हो XYZ, किसी भी मम्मी ने ये थॉट बना लिया कि तेरे से नहीं होगा, तू ये चीज कर ही नहीं सकता, तो ये थोड़ी है वो चीज वो कर ही नहीं पाएगा कभी जिंदगी में। उसे बताओ भाई कैसे करनी है, गाइड कर दो उसे, ये मत बोलो कि तू ये नहीं कर सकता, उसे गाइड करो। 14 साल के बाद ऐसा कहते हैं कि आप 1 से 5-7 साल के बच्चों को बिल्कुल हाथ नहीं उठाना है और उसको राजा की तरह ट्रीट करो। 1 से 7 साल के बच्चों को, 7 साल से 14 बच्चों को स्लेव की तरह ट्रीट करो कि उसको आपकी हर बात सुननी है। और 14 साल के बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट करो, क्योंकि आप अगर नहीं करोगे वो आपकी सुनेगा वैसे भी नहीं, बंद कर देगा सुननी। 14 साल के बच्चों के बाद, वो एज के बाद हमेशा उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। और अगर आपने ये फॉलो कर लिया कि मतलब, और जो 1 से 7 साल के बच्चों को हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये मुझे एक प्रिंसिपल ने भी बोला था कि छोटे बच्चों पे, 1 से 7 साल के बच्चों पे हाथ नहीं उठाना है, उनको राजा की तरह ट्रीट करो, उनकी जो मर्जी है वो करने दो उनको, कि राजा है ये लोग। 7 साल से 14 साल के बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट रखो, बहुत पर्टिकुलर रहो, उनके रूल्स के हैबिट्स के बारे में सब कुछ सिखाओ उनको, जो बोलो वो करना ही तुम्हें, उल्टा जवाब नहीं देना है, सुनना है। 14 साल के बाद फ्रेंड्स। बेस्ट है मैम, काफी अच्छी खासी लर्निंग मिली मुझे आपसे आज, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू। एंड काफी आपने उन चीजों को उठाया है जिन चीजों के बारे में लोग खुल के बात नहीं करते, और करना चाहिए। जब तक आप खुलोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जो रियल सेल्फ है ना हमारा, वो बहुत शेमफुल है। हाँ। लोगों को ये लगता है कि अगर हमने दिल की बात बोल दी तो लोग जज करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपने वो फियर निकाल दिया, 1 मिनट के लिए अगर भूल जाओ आप, और ये सोचो कि मैं जो बोलने वाला हूँ, जो मैं हूँ, वो बेहतरीन है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। और जब लोग आपके रियल को देखते हैं ना, तब वो असली में रिस्पेक्ट कर पाते हैं आपकी, और सच में आप कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हो दुनिया में। जितने लोग अपने आप के साथ और बाहर की दुनिया के साथ रियल है, वो बहुत ही खुश है, उनको इमोशनल ट्रॉमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं भी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो रियल है, वो ऐसे ही है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे। और वो जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं, उनका कोई दिखावा नहीं है, वो जैसे है। और उसे गुस्सा आता है, वो गुस्सा दिखाता है, वो खुश है, खुश दिखाता है, बस उसमें खुश है वो। और फिर सामने वाले को भी पता है कि उनको किस तरह का इंसान मिल रहा है, ये जो है वही है, या फिर इसके बाद अलग जगह पे अलग है, ऐसा नहीं है ना। तो फिर ये जितने लोग रियल रहेंगे ना, उतना ज्यादा कम इमोशनल ट्रबल रहेगा, क्योंकि आप बाहर तो बहुत खुश प्रिटेंड कर रहे हो, और कमरा बंद होते ही आप एकदम डिप्रेशन में हो, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आप बाहर हंस रहे हो, खिकी कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, डांस कर रहे हो। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से डील कर रहे हो और बाहर पार्टीज कर रहे हैं। क्या फायदा ऐसी लाइफ का? किसके लिए आप ये सब कर रहे हो, किसको दिखा रहे हो? सही बात है, पार्टी करना एक आप वो ऑल्टरनेटिव है। बातें तो बहुत है मैम, वो हम अगली बार जरूर करेंगे इस चीज के बारे में। अभी आपके साइड से कोई भी एक मैसेज जो आप हमारी सोसाइटी में देना चाहो, या मेरे व्यूअर्स को देना चाहो, कि एक अच्छी खासी लर्निंग लेके जाए वो एट द एंड इस पॉडकास्ट से।
तो मैं एनर्जीज में बहुत बिलीव करती हूँ कुणाल, और मैं ये चाहती हूँ कि बहुत कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सामने वाले से बात भी नहीं कर रहे हो मगर उसकी एनर्जी से पॉजिटिविटी आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ कंट्रीब्यूशन हो इस दुनिया में और आप कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो अपने सुबह से लेकर रात तक जो भी एक्टिविटीज आप करते हो उसमें अपने कर्मों का ध्यान रखो, पॉजिटिव कर्म होना चाहिए। और ये जो पैसे के पीछे भागने वाला कल्चर है या हसलिंग वाला कल्चर है, उससे कुछ अचीव नहीं हो रहा है। आपकी एनर्जी स्ट्रांग होती है तो चीजें आपके पास खुद चल के आती हैं, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, पैसा हो, हर चीज आपके पास सामने से आती है। मगर आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो अगर ये जो गुस्से वाला जो कल्चर दुनिया में, इसको अगर हम बंद करें और दूसरों को जज करना छोड़ें और दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें कि मराठी में ही बात करो या कन्नड़ में ही बात करो या मेरे हिसाब से जियो या मेरी पसंद के कपड़े पहनो, ये गलत है। मुझे लगता है हर किसी को अपनी आज़ादी का पूरा राइट है और वही ट्रू फ्रीडम है। और अगर हम सामने वाले को पसंद नहीं कर सकते ना, तो उसको जज नहीं करना चाहिए, टॉलरेट कर लेना चाहिए। और यही दिस इज द ओनली वे टू सर्वाइव कोडिपेंडेंटली। अब डॉग लवर्स नॉन डॉग लवर्स से लड़ रहे हैं, राइट? मैं कहती हूँ उनको प्यार करने दो, आपको नहीं पसंद है आप दूर रह लो, है ना? तो ये लड़ाई झगड़ा ये सब अच्छा नहीं है। बहुत कुछ करने में, आप इस दुनिया में पैदा हुए हो तो सिर्फ एक घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुआ। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इस दुनिया में आए हो तो कुछ दे के जाने के लिए आए हो इस दुनिया को। तो वो क्या चीज है जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और जो भी है वो फिर कंट्रीब्यूट करो। मैं मजा आ गया मेरे को तो आज मेरे मतलब मैं लर्निंग बहुत अच्छी खासी मिली मेरे को भी, और होप करूंगा मेरी ऑडियंस को भी अच्छी खासी लर्निंग मिलेगी मैम। आई होप सो टू। जितना जल्दी हो पाएगा हम दोबारा मिलेंगे मैम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को पसंद आया आज का पॉडकास्ट तो चिंता मत करो, दोबारा ऐसे पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे और जल्द से जल्द मैम से दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।